ओके, हेलो एवरीवन। सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के इस लास्ट क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस क्लास में हम लोग एनालाइज करने वाले हैं, स्टडी करने वाले हैं एक टॉपिक जिसका नाम है रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। क्या पढ़ने वाले आज की क्लास में? रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। चलिए स्टडी करते हैं व्हाट इज दिस रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट। तो रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट के अंदर सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट किस काम के लिए आता है, इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो हम इस एक्सपेरिमेंट की मदद से क्या कर सकते हैं, जो साउंड की वेलोसिटी है उसको फाइंड कर सकते हैं, डिटरमाइन कर सकते हैं। और साथ ही साथ में साउंड वेव की जो वेवलेंथ होती है उसको भी डिटरमाइन कर सकते हैं, अगर आपके पास एक ट्यूनिंग फॉर्क हो जिसकी फ्रीक्वेंसी आपको पता हो। मतलब आप करने क्या वाले हो, आप एक ट्यूनिंग फॉर्क लेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी आपको नोन होगी, पता होगी, और उस ट्यूनिंग फॉर्क की मदद से ऑर्गन पाइप के अंदर, स्पेशली एक क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर जिसकी लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो, आप क्या करोगे, स्टेशनरी वेव को फॉर्म करोगे। और वहां पे आप साउंड वेव, जिन दो प्रोग्रेसिव साउंड वेव की वजह से वो स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई है, उस साउंड वेव की स्पीड यानी कि वेलोसिटी और साथ ही साथ में उसकी वेवलेंथ कैलकुलेट करने के लिए आप इस एक्सपेरिमेंट को यूज करते हो। आई रिपीट, हम रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं टू फाइंड द स्पीड एज वेल एज वेवलेंथ ऑफ द साउंड वेव। लेकिन अगर रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट समझना है तो इससे रिलेटेड एक टर्म हमको समझनी पड़ेगी, एंड व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस। अब देखिए रेजोनेंस क्या होता है। जैसे कि आपको पता है, कोई भी ऑर्गन पाइप अगर मेरे पास होगा, वो ओपन पाइप हो या फिर क्लोज्ड ऑर्गन पाइप हो, ठीक है, उसको हम डिफरेंट नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट कर सकते हैं। उसकी बहुत सारी नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो सकती है। अब आपने कोई ऐसा ट्यूनिंग फॉर्क लिया और उस ट्यूनिंग फॉर्क को आपने वाइब्रेट करके, जो तुम्हारे पास पाइप है, जैसे मान लीजिए आपके पास में ये एक पाइप है, दिस इज क्लोज ऑर्गन पाइप, ओके, ये इसका ओपन एंड है। तो इस ओपन पाइप के इस एंड पे आपने एक नॉन फ्रीक्वेंसी का ट्यूनिंग फॉर्क लेके आप गए, तो क्या होता है, आपको एक लाउड साउंड सुनाई देती है। तो आप कहते हो वहां पे क्या हुआ है, रेजोनेंस। ऐसा कब होता है, जब इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी, दैट इज फ्रीक्वेंसी यन ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क, ये इक्वल हो जाए इस ट्यूब के किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ। ये तो बहुत सारे नेचुरल फ्रीक्वेंसी वाइब्रेट हो सकता है ना, जैसे 100 से हो सकता है, क्लोज पाइप है तो फिर 300 से हो सकता है, 500 से हो सकता है, राइट। तो किसी भी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के साथ अगर ये फ्रीक्वेंसी मैच हो जाए, तो वहां पे जो मीडियम के पार्टिकल है वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड से ऑसिलेट करते हैं और साउंड वहां पे बढ़ जाती है। हम उसको कहते हैं रेजोनेंस होना। जैसे एक चीज की फ्रीक्वेंसी दूसरे चीज के साथ मैच हो गई, इक्वल हो गई, तो ये दोनों चीजें रेजोनेंस में है, ऐसा हम यहां पे कहते हैं, राइट। तो इसी एक्सपेरिमेंट में हम क्या करेंगे, क्लोज ट्यूब लेंगे, और ऐसा क्लोज ट्यूब की जिसकी लेंथ हम एडजस्ट कर सकते हैं। और कैसे एडजस्ट कर सकते हैं वो हम देखेंगे अभी। हम उसमें वाटर रखते हैं और वाटर की लेवल कम ज्यादा करके हम इस ट्यूब की जो लेंथ है वो एडजस्ट करेंगे, और वहां पे स्टडी करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द वेवलेंथ एज वेल एज स्पीड ऑफ द साउंड वेव। ठीक है। सो व्हाट इज मीन बाय रेजोनेंस? व्हेन frequency of the tuning fork that matches the natural frequency of vibration of the organ pipe, especially closed organ pipe, then amplitude of the vibration of air molecules becomes very large, and this condition is called as what? Resonance। और इसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं? रेजोनेंस कहते हैं बच्चों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इसमें। ओके, अब ये एक्सपेरिमेंट को समझने के लिए मैंने यहाँ पे कुछ एक्सपेरिमेंटल अरेंजमेंट डायग्राम में दिखाई हुई है आप लोगों को। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमारे पास एक ट्यूब है जिसके अंदर हमने वाटर फिल करके रखा हुआ है, इसके साथ एक थीन सी ट्यूब भी अटैच की हुई है। ठीक है, दोनों में आप देख रहे हो कि वाटर की जो लेवल है वो सेम है कुछ इस तरीके से। नीचे यहाँ पे एक नॉब है, इस नॉब को ओपन या क्लोज करके हम इसके अंदर की वाटर की लेवल को क्या कर सकते हैं, डिक्रीज कर सकते हैं। जैसे आप इसको ओपन करोगे तो यहाँ पे लिक्विड जो है, वाटर जो है, इस टैंक में आ जाएगा, तो उसके वजह से जो लेवल है वो नीचे नीचे आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बाजू में हमने एक स्केल भी लगा के रखी हुई है, जो स्केल क्या करेगी, उस वाटर कॉलम की हाइट को क्या कर सकती है, मेजर कर सकती है। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे होंगे यहाँ पे ये जो दिख रहा है, दिस इज व्हाट, ये एक ट्यूनिंग फॉर्क है। क्या है? एक ट्यूनिंग फॉर्क जिसकी फ्रीक्वेंसी हमको क्या होगी, नोन। इस ट्यूनिंग फॉर्क की फ्रीक्वेंसी हमें क्या होगी, पता होगी। ठीक है, अब जब ये वाइब्रेट करेगा तो ये जो ऊपर वाला जगह आपको दिख रहा है, ठीक है, यहां पे फॉर्म होगी स्टेशनरी वेव। कैसे फॉर्म होगी? क्योंकि देखो यहां पे वाटर है तो ये तो क्लोजेड बन गया, तो ये इतना जो पार्ट है इट विल एक्ट लाइक अ ओपन ऑर्गन पाइप, जिसका एक एंड तो क्लोज है नीचे पानी होने के कारण, लेकिन ऊपर वाला एंड तो ओपन है। ठीक है, तो ये बेसिक इसका है। इसकी मैंने दो केसेस लिए, केस नंबर 1 और यहां पे ली हमने केस नंबर 2। मैं क्या करता हूं, यहां पे इस नॉब को थोड़ा सा ऑन करके लिक्विड की लेवल को कम करना शुरू कर देता हूं इसके अंदर। क्योंकि अब देखो, जब शुरू में लिक्विड की लेवल यहां तक थी
और जब मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को वाइब्रेट किया और यहाँ पे रखा तो मुझे साउंड की जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा सुनाई नहीं दी, मतलब स्टेशनरी वेव फॉर्म नहीं हुई। इसका मतलब वहां पे रेजोनेंस नहीं हुआ, क्योंकि साउंड तो मुझे तब सुनाई देंगी जब रेजोनेंस होगा, है ना। जब स्टेशनरी वेव फॉर्म होती है तभी तो क्या होता है, आपको बड़ी आवाज सुनाई देगी। तो मुझे इस लेवल पे जब था तो मुझे कोई बड़ी आवाज सुनाई देनी, इसका मतलब स्टेशनरी वेव वहां पे फॉर्म नहीं हुआ। अब मैंने ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे स्ट्राइक करके वहां पे पकड़ कर रखा हुआ है। ट्यूनिंग फॉर्क की जो फ्रॉन्जेस है वो अभी वाइब्रेशन की स्टेट में है, वो वाइब्रेट कर रही है, लेकिन ये जो लेवल है वहां पे मुझे कोई बड़ी आवाज नहीं आ रही। तो मैंने नॉब को ऑन कर दिया। अब लिक्विड की लेवल धीरे 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 कम होती जा रही है, और कम होते 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 एक पर्टिकुलर लेवल मुझे ऐसी मिल गई, जैसे कि मान लीजिए ये लेवल मुझे ऐसी मिल गई कि जिस लेवल पे मुझे साउंड की जो इंटेंसिटी है वो काफी हाई मिली। तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि यहाँ पे क्या फॉर्म हुई होगी, स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई होगी, और वो सबसे मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली स्टेशनरी वेव फॉर्म हुई होगी, जिसको हमको फर्स्ट हार्मोनिक बोलते हैं। किसके अंदर का, क्लोज ऑर्गन पाइप के अंदर का। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पे स्टेशनरी वेव फॉर्म होगी। यहाँ पे फॉर्म हुआ होगा नोड, और यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ होगा, एंटी नोड। तो इसको आप कहते हो फर्स्ट रेजोनेंस। ये जो बात है इसको क्या कह सकते हो बच्चों, आप फर्स्ट रेजोनेंस। और यहां से आप इस फर्स्ट रेजोनेंस के लिए ये जो पाइप है, इस पाइप की लेंथ मान लो L1 है, तो इस L1 को बड़े आसानी से मेजर कर सकते हो, क्योंकि आपके पास बाजू में स्केल लगाई हुई है, राइट। और आप जानते हो कि जब एक एंटी नोड और एक नोड बनता है तो ये जो फर्स्ट हार्मोनिक है या जो फर्स्ट रेजोनेंस आप इसको बोल रहे हो, इसको हम लैम्बडा के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो दिस लेंथ, ये जो रीडिंग हमारे पास है, ये तो लेंथ तो पता ही होंगी ना हमको, ये रीडिंग स्केल पे हम नापेंगे, तो ये किसके बराबर होगी, इट विल बी इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 4 के बराबर होगी, क्योंकि एंटी नोड टू नोड जो डिस्टेंस होता है वो लैम्बडा बाय 4 होता है। ठीक, अब फिर से मैंने क्या किया, नॉब को ऑन किया और धीरे 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 लिक्विड की लेवल थोड़ी सी कम हो गई, तो दोबारा से स्टेशनरी वो फॉर्म होना बंद हो गई। अब मुझे आवाज नहीं सुनाई दे रही है, तो लेवल आई 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 ऐसे करते करते एक दोबारा से मुझे ऐसी लेवल मिली जहां पे मुझे अच्छा साउंड, यानी कि हाई इंटेंसिटी वाला साउंड सुनाई दिया। तो मैं इसको कह सकता हूं ये कंडीशन है कौन सी, सेकंड रेजोनेंस की कंडीशन है। किसकी कंडीशन है ये, सेकंड रेजोनेंस। मतलब यहां पे फॉर्म हुआ होगा नोड, यहां पे फॉर्म हुआ होगा एंटी नोड, नोड, और यहां पे फॉर्म हुआ होगा एंटी नोड। अब इस जो पाइप की जो लेंथ है, ठीक है, इस लेंथ को हम मानेंगे L2, ठीक है। ये जो लेंथ है इसको हम क्या मानेंगे, L2। तो बताइए L2 किसके बराबर होगी, तो यहां से यहां तक कितना होगा, दिस वन, यहां से यहां तक हो जाएगा लैम्बडा बाय 4, यहां से यहां तक लैम्बडा बाय 4, और ये भी कितना हो जाएगा, लैम्बडा बाय 4। तो L2 का हम कह सकते हैं 3 लैम्बडा बाय 4। तो लेंथ जब 3 लैम्बडा बाय 4 हुई तो आपको कौन सा रेजोनेंस मिला, सेकंड रेजोनेंस मिला। इसको बोलते हैं कंडीशन ऑफ द सेकंड रेजोनेंस, ठीक है। और दोबारा से आप लेंथ को तो नाप सकते हो आसानी से, तो आप लैम्बडा कैलकुलेट करना आपके लिए बड़ा आसान हो जाएगा। तो उम्मीद है आपको बात समझ में आई। आपने क्या किया, इस ट्यूब में इस वाटर लेवल को एडजस्ट करके 2 बार रेजोनेंस से हाई इंटेंसिटी वाला साउंड सुना, और उनकी लेंथ को मेजर करके पहला रेजोनेंस आपको मिला L1, दैट इज L1 लेंथ इज लैम्बडा बाय 4 पे, और दूसरा रेजोनेंस आपको मिला L2 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 पे। अब इसी डेटा को यूज करके हम लोग किस तरीके से वेवलेंथ को कैलकुलेट करते हैं वो देखेंगे, ठीक है। तो यहां पे आता है मैथमेटिकल एनालिसिस उस एक्सपेरिमेंट का। जैसे कि आपने अभी भी देखा, जो फर्स्ट केस तुम्हारी थी, उस फर्स्ट केस में क्या हुआ था, तुम्हें जो फर्स्ट रेजोनेंस मिला, फर्स्ट रेजोनेंस, तब जो लेंथ आपने यूज की L वो कितनी थी, लैम्बडा बाय 4, और सेकंड रेजोनेंस जो आपको मिला था उस केस में जो आपने लेंथ यूज की थी वो कितनी, 3 लैम्बडा बाय 4। तो अगर आप इन दोनों लेंथ का डिफरेंस लेते हो, जैसे कि आप L2 माइनस L1 करते हो, तो क्या मिलेगा, 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस लैम्बडा बाय 4। तो यहां से दैट L2 माइनस L1 इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 में से 1 लैम्बडा बाय 4 जाएगा, तो इट इज 2 लैम्बडा बाय 4। तो यहां से मैं ऐसा कह सकता हूं कि 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो L2 माइनस L1 इट इज इक्वल टू कितना मिलेगा मुझे, लैम्बडा बाय 2। तो बताइए यहां से लैम्बडा कितना मिलेगा, लैम्बडा विल बी इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। ये मिल गई मुझे वेवलेंथ की वैल्यू। क्या मिल गई बच्चों मुझे, ये वेवलेंथ की वैल्यू। तो लैम्बडा का फॉर्मूला रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट में आपके पास क्या आ गया, 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। व्हाट इज L1, L1 इज द लेंथ ऑफ द pipe, that closed pipe at first resonance, and L2 is the length of that pipe at second resonance, या first resonance resonating length and this is second resonating length. Lambda is equals to 2 times of L2 minus L1। इस फॉर्मूला को याद रखो। रेजोनेंस की केस में जब इस तरीके से इस पैटर्न में कोई क्वेश्चन हो तो ये फॉर्मूला आप बड़े आसानी से यहां पे यूज कर सकते हो। अब इसमें देखो L2 और L1 तो आप एक्सपेरिमेंटली फाउंड करोगे उसमें वहां पे, ठीक है,
क्योंकि आपका जो सेटअप है उस सेटअप पे स्केल लगाई हुई है और स्केल से आपको L2 और L1 मिलेगा और वो वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपको लैम्बडा मिल जाएगा। ठीक है, अब लैम्बडा तो वेवलेंथ तो मिल गई, लेकिन हम बात कर रहे थे कि साउंड की स्पीड भी निकालना है। अब साउंड की स्पीड कैसे निकालेंगे? तो यार स्पीड का फॉर्मूला भी तो पता है, वो होता है v इज इक्वल टू एन लैम्बडा। तो बोले सर लैम्बडा तो निकाल लिया हमने, यन कहां से निकालेंगे? भाई तूने जो ट्यूनिंग फॉर्क लिया था, ये ट्यूनिंग फॉर्क, इसकी जो फ्रीक्वेंसी ये तुझे नोन थी, यन तुझे नोन था, मतलब वो वैल्यू तू यहां से अगर यहाँ पे अगर पुट करेगा तो तुझे जो साउंड की स्पीड है वो बड़े आसानी से मिल जाएगी। समझ रहे हो? तो इस तरीके से रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट से हम वेवलेंथ और उसके साथ साथ में स्पीड ऑफ अ साउंड वेव कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं इस कहानी को कंटिन्यू करते हुए और इसके अंदर का पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। देखिए क्या दिया है फर्स्ट क्वेश्चन में, ये रेजोनेटिंग लेंथ L1 है, ये रेजोनेटिंग लेंथ L2 है। क्या बोल रहा है? इन रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट जो स्पीड हमको दी है वो दी है 340 मीटर पर सेकंड एंड जो फ्रीक्वेंसी है जिसको हम एन से डिनोट करते हैं वो दी है 340 हर्ट्ज एंड जो लेंथ दी हुई है उस ट्यूब की टोटल लेंथ उस ट्यूब की हमको दी है 120 सेंटीमीटर। जैसे मान लो ये हमारे पास पाइप है तो इस पूरे पाइप की जो लेंथ है इट इज 120 सेंटीमीटर। कितना दिया वो लेंथ? 120 सेंटीमीटर। ठीक है, और आपको पूछा गया है पहली चीज मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस, तो इस पाइप के अंदर कितने नंबर ऑफ रेजोनेंस यहां पे बन पाएंगे वो आपको बताना है। और दूसरा आपको बताना है कि मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर लेवल केप्ट एट द रेजोनेंस। ठीक है, जस्ट अ सेकंड गाइस। ओके सॉरी, हाँ, तो मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर लेवल केप्ट एट द रेजोनेंस कंडीशन क्या होगा? ठीक, अब देखिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस आप कैसे कैलकुलेट करोगे? तो उसके लिए सबसे पहले हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? एन लैम्बडा। अब तुम्हारे पास v की वैल्यू पता है कितनी है? 340। अब n कितना है तुम्हारे पास? इट इज 340 और यहां से आपको क्या मिल जाएगा? लैम्बडा। तो बताओ लैम्बडा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 मीटर। मतलब लैम्बडा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 100 सेंटीमीटर। लैम्बडा कितना हो गया? 100 सेंटीमीटर। तुम्हारे पास मैक्सिमम पाइप की जो लेंथ है वो कितनी है? 120 सेंटीमीटर। तो बताओ ये लेंथ L1 कितनी होगी? तो हमें पता है L1 कितना होता है? लैम्बडा बाय 4। तो अगर लैम्बडा बाय 4 है तो लैम्बडा कितना है तुम्हारा? 100 सेंटीमीटर। 100 बाय 4 तो कितना होगा? 25 सेंटीमीटर। तो अगर आप L1 देखेंगे तो 25 सेंटीमीटर है। सिमिलरली L2 को अगर देखेंगे तो ये होता है 3 लैम्बडा बाय 2। और देखा ना भाई जो सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ होती है वो 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 4 होती है, 2 नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 4 की वैल्यू अभी भी आपको पता चली 25 है, तो कितना हो जाएगा? 75 सेंटीमीटर। तो सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ कितनी है? 75 सेंटीमीटर। अब अगर थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ आपको निकालनी है तो कितनी हो जाएगी? थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ के लिए हम एक बार फिर से कुछ इस तरीके से ये बनाएंगे, लैम्बडा बाय 4 और लैम्बडा बाय 4 उसमें बढ़ जाएगा। तो कितने लैम्बडा बाय 4? ये 3 हो गए। ओके, और ये 2, 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यानी कि थर्ड रेजोनेटिंग लेंथ कितनी होगी? 5 लैम्बडा बाय 4। अब 5 लैम्बडा बाय 4 तो 5 लैम्बडा बाय 4 मतलब किया दैट इज 25। देखिए लैम्बडा बाय 4 कितना होता है तुम्हारे पास? 25। तो इसका आंसर आ जाएगा 125 सेंटीमीटर। यानी कि तीसरा रेजोनेंस के लिए आपको जो लेंथ की रिक्वायरमेंट है वो कितनी चाहिए? 125 सेंटीमीटर। और आपके पास जो ट्यूब है वो कितनी लेंथ का है? खाली 120 सेंटीमीटर। राइट, तो क्या इसमें तीसरा रेजोनेंस बनेगा? बिल्कुल नहीं। तो सिर्फ कितने रेजोनेंस बन सकते हैं? 2। इसलिए मैक्सिमम नंबर ऑफ रेजोनेंस का आंसर यहां पे कितना रहेगा? 2। क्या ये बात समझ में आई क्या आपको कि ऊपर से गया? ठीक से समझो, मैंने पहले लैम्बडा निकाल लिया और आपको बाकी कैलकुलेशन पता है। लैम्बडा बाय 4 पे पहला रेजोनेंस होता है, 3 लैम्बडा बाय 4 पे दूसरा रेजोनेंस होता है, तो तीसरा रेजोनेंस कितना पे होगा? 5 लैम्बडा बाय 4 पे। करेक्ट है ना? आप समझ पा रहे हो? तो इस तरीके से इसमें दो ही होंगे। अब नेक्स्ट, मैक्सिमम एंड मिनिमम वाटर लेवल केप्ट एट रेजोनेंस कंडीशन। तो पहले रेजोनेंस कंडीशन पे वाटर लेवल कितना है? ठीक है, तो पहली रेजोनेंस कंडीशन, तो यहां पे वाटर की लेवल जो है, वाटर की लेवल इस केस में मैक्सिमम है। तो कैसे निकालेंगे? टोटल ट्यूब कितने का है? 120 का, 120 का। और इसमें से कितना माइनस करोगे? ऊपर वाला माइनस करोगे, दैट इज 25 माइनस करोगे, तो इसका आंसर आएगा 95 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट रेजोनेंस पे वाटर लेवल मैक्सिमम है और वो लेवल कितनी है? 95 सेंटीमीटर। अच्छा,
जो वाटर की लेवल मिनिमम है, मिनिमम कौन से केस में है? सेकंड केस में, दोनों में से, ठीक है। अब पूरा कितने का था? 120 सेंटीमीटर का था, और माइनस कितना करना पड़ेगा उसमें से? 75 माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि L2 75 है, तो यहां से हमने 75 को क्या कर दिया? माइनस, तो ये 25 और वो 20 कितना हो जाएगा? 45 सेंटीमीटर। तो वाटर लेवल मिनिमम सेकंड रेजोनेंस लेंथ पे होगी, एंड दैट इज 45 सेंटीमीटर। उम्मीद है ये बात समझ में आई होंगी, ठीक है। अब चलिए, अब जो देख रहे हैं हम लोग उसको पढ़ रहे हैं, दैट इज व्हाट? एंड करेक्शन, ठीक है। तो गाइस देखिए, आप जब तक आपने क्लोज ऑर्गन पाइप पढ़ा, ओपन ऑर्गन पाइप पढ़ा, तो हर बार आप क्या कह रहे हो कि क्लोज एंड पे नोड बनेगा, ओपन एंड पे एंटी नोड बनेगा। लेकिन क्या होता है, प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। जो हमारा एंटी नोड होता है वो एग्जैक्टली ओपन एंड पे नहीं बनता, उसके थोड़ा सा ऊपर बनता है। जैसे कि हम लोग कह रहे हैं कि मान लीजिए ये हमारे पास पाइप है, या तो एक क्लोज पाइप मान लो या ओपन पाइप मान लो, तो एंटी नोड एग्जैक्टली यहां पे नहीं, उससे थोड़ा सा ऊपर बनता है। जैसे ये पाइप है हमारे पास, इस पाइप की लेंथ कितनी है? यल, तो इस ओपन एंड से भी थोड़ा सा ऊपर बनता है तुम्हारा एंटी नोड, और ये जो ऊपर की लेंथ है इसको हम बोलते हैं एंड करेक्शन। समझ रहे हो क्या क्या बोल रहा है डेफिनेशन? देखो, द एंटी नोड इज नॉट फाउंड एग्जैक्टली एट ओपन एंड, it is formed at little distance above the open end, and this distance is called as end correction. Antinode exactly open end पे नहीं बनता, open end के थोड़ा सा ऊपर बनता है, and that थोड़ा सा distance उसको हम बोलते हैं end correction। यानी कि अब अगर हम पाइप की लेंथ के बारे में बात करेंगे तो पहले हम वाइब्रेटिंग लेंथ कितनी मान रहे थे? L, लेकिन अगर एंड करेक्शन को कंसीडर करना है तो जो टोटल लेंथ हो जाएगी इट विल बी L प्लस E। समझ में आ रहा है आपके? यस, ठीक है। तो जी एंड करेक्शन होता है, ये डिटरमाइंड बाय द फॉर्मूला E इज इक्वल टू 0.3 टाइम्स ऑफ D। जैसे अगर आपको एंड करेक्शन निकालना है किसी भी पाइप के लिए, तो आप पाइप की जो इनर डायमीटर है, इनर डायमीटर, ठीक है, ये जो पाइप की इनर डायमीटर है, ठीक है, इस इनर डायमीटर को आप मल्टीप्लाई करोगे किससे? 0.3 से, तो आपको उस पर्टिकुलर पाइप के लिए एंड करेक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो डी यहाँ पे इनर डायमीटर हो गई उस ट्यूब की और फिर उस पाइप की, ठीक है। एक और पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है, ये भी आप पढ़ लीजिए। बोल रहा है कि एंड करेक्शन मस्ट बी अप्लाइड फॉर दी ईच ओपन एंड, हेंस इट कैन नॉट बी सेम फॉर द पाइप ओपन एट बोथ एंड। मतलब जैसे मान लो मैंने एक पाइप लिया, दोनों पाइप लिए और दोनों के डायमीटर सेम है, लेकिन इसके लिए जो एंड करेक्शन होगा वो तो सिर्फ ई होगा, लेकिन इसके लिए तो इधर भी ई है और नीचे भी ई है, तो इसके जो लेंथ में ई नहीं, L प्लस 2E होगा। जैसे अगर इसकी टोटल लेंथ की बात करें तो L प्लस ई आ गया, दिस L प्लस स्मॉल ई, ये हो गई टोटल लेंथ। और इसका क्या होगा? टोटल लेंथ L इज इक्वल टू L वाइब्रेटिंग लेंथ ऑफ दैट पाइप प्लस ऊपर का ही और नीचे का ही 2 टाइम्स ऑफ ई। ऐसे आपको लेंथ में करेक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एंड करेक्शन। तो चलिए इससे रिलेटेड भी कुछ चीजें पढ़ लेते हैं। एंड करेक्शन कैलकुलेशन जब करते हैं एंड करेक्शन, तो उसके बारे में देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी रेजोनेंस लेंथ है दोनों की दोनों शुरुआती, ठीक है। तो इसके हिसाब से अगर पहले हम लिखते थे तो हम L1 इज इक्वल टू लिख रहे थे लैम्बडा बाय 4, लेकिन अब क्या होगा? हम L1 के साथ E को मिलाएंगे, L1 प्लस E इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्बडा बाय 4। और सेकंड इक्वेशन जो मेरी बनेगी वो सेकंड इक्वेशन क्या बनेगी? इट विल बी L1 है L2 प्लस E एंड इट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 3 लैम्बडा बाय 4। बच्चों यहाँ पे 2 ही नहीं लिया क्योंकि ये दोनों पाइप क्लोज है, मैं रेजोनेंस वाले दो ट्यूब लिया हूं मैं, ठीक है। हाँ, अब यहां से दोनों चीजें, वैसे तुम्हें पता है कि जब रेजोनेंस की केस में हम लैम्बडा निकाले तो फॉर्मूला आया था 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। तो उस टाइम पे तो आपने एंड करेक्शन को कंसीडर नहीं किया था, तो क्या सर अब एंड करेक्शन को ऐड किया तो लैम्बडा का फॉर्मूला चेंज होगा? तो बिल्कुल चेंज नहीं होगा। आप यहां पे भी अगर दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ई के साथ हो जाएगा कैंसल, तो इस केस में भी आपको लैम्बडा कितना मिलेगा? लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। देखो, जब आपको दो रेजोनेटिंग लेंथ पता हो, ठीक, जैसे L2 और L1 पता हो, तो लैम्बडा निकालने के लिए आपके पास यही फॉर्मूला है, चाहो आपको पाइप का एंड करेक्शन दिया हो या ना दिया हो, एंड करेक्शन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप इन दोनों का डिफरेंस लोगे। जैसे आपने लिया L2 प्लस E और फिर आप क्या करोगे? माइनस L1 प्लस E एंड इट इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 माइनस क्या हो जाएगा? लैम्बडा बाय 4। तो ये E और ये माइनस अंदर जाएगा तो E के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो L2 माइनस L1 कितना आ जाएगा आपका? दैट इज लैम्बडा बाय 2 आ जाएगा। तो लैम्बडा इज इक्वल टू क्या आएगा? 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। तो इसमें कोई भी फर्क यहां पे नहीं पड़ रहा है। लेकिन क्या है कि यहां से एंड करेक्शन के लिए हमको फॉर्मूला निकालना बड़ा जरूरी है, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो वो एंड करेक्शन वाला फॉर्मूला अभी हम यहां से निकालेंगे और फिर उसके ऊपर के कुछ प्रॉब्लम
प्रॉब्लम्स लेंगे। जैसे क्या फॉर्मूला डिराइव करेंगे आप, तो आपके पास ये जो इक्वेशन है, ये इसको मान लेता हूं मैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेता हूं इक्वेशन नंबर 2। तो मैं क्या करता हूं, यहां से इन दो इक्वेशन को कंटिन्यू करता हूं और इस पहले इक्वेशन में लैम्बडा की वैल्यू पुट करता हूं इस इक्वेशन से, जो कि क्या आएगी, पहले इक्वेशन नंबर 2 को इंप्लाइज करो, क्या आएगा, दैट इज लैम्बडा इज इक्वल्स टू 4 L2 प्लस ई अपॉन में क्या आएगा इधर 3, ऐसे तो आएगा। यस, ये लैम्बडा की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करो, तो इक्वेशन नंबर 1 इंप्लाई हो जाएगा, क्या आएगा, L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 4 है, लैम्बडा बाय 4, तो लैम्बडा की जगह पर ये पुट कर दो 4 L2 प्लस ई अपॉन 3 इंटू क्या है 4, क्योंकि डिवाइड में 4 था ना भाई, समझ रहे हो क्या। इस इक्वेशन में ये जो लैम्बडा है इसकी जगह पर मैंने ये वैल्यू पुट कर दी जो मैंने इक्वेशन 2 से लाई थी, ठीक है। अब 4 4 हो जाएगा कैंसिल, 3 को इधर लेकर आओ, 3 L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू L2 प्लस ई। इसको आगे सॉल्व करते हैं, तो 3 से अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, क्या होगा 3L1 प्लस 3 टाइम्स ऑफ ई इज इक्वल्स टू L2 प्लस ई। अब ई को इधर लेकर आइए, तो ये होगा 3e माइनस ई इज इक्वल्स टू L2 माइनस 3L1। अब 3 में से ई गया तो ये हो गया 2 टाइम्स ऑफ ई, L2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ L1। तो गाइज इसकी वैल्यू हमको यहां से मिलती है L2 माइनस 3 टाइम्स ऑफ L1 डिवाइड बाय 2। एंड करेक्शन के इस फॉर्मूला को आपको याद रखना है। क्या है फॉर्मूला बताइए, फॉर्मूला इज L2 माइनस 3L1 अपॉन 2। L2 बताओ सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ, L1 बताओ फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ, और ई क्या है तुम्हारा एंड करेक्शन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर ये फॉर्मूला आपको समझ में आया दोनों के दोनों, तो ये दो कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है, पहली और दूसरी। पहली किसके लिए, पहली है फॉर द क्लोज ऑर्गन पाइप, ठीक है। इसकी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बात करेंगे तो पहले क्या हुआ करता था, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी क्लोज पाइप के लिए V/4L हुआ करती थी, तो V/4L थी। लेकिन अब एंड करेक्शन कंसिडर कर रहे हो ना, तो अगर आप एंड करेक्शन कंसीडर करोगे तो लेंथ में ई को ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली यहां पे भी जो ओपन ऑर्गन पाइप है, अब बात हो रही है ओपन ऑर्गन पाइप की, तो इसके पास ऊपर का भी ई रहेगा नीचे का भी ई रहेगा, तो V/2L था, V/2L था, लेकिन यहां पे L के साथ में ये दोनों एंड का जो एंड करेक्शन है वो वहां पे ऐड किया जाएगा। तो विथ एंड करेक्शन तुम्हारे पास फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ ओपन पाइप ये रहेगी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लोज पाइप ये रहेगी, ठीक है। तो चलिए अब कुछ क्वेश्चंस को डील करते हैं, क्वेश्चन के साथ चलते हैं। ये पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, द एंड करेक्शन ऑफ द रेजोनेंस ट्यूब इज 1 सेंटीमीटर। बोल रहा है आपका जो रेजोनेंस ट्यूब है इसकी लेंथ, सॉरी एंड करेक्शन कितना दिया हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो लोएस्ट रेजोनेंट लेंथ इज 15 सेंटीमीटर। देखिए आपके पास दो लेंथ होती है, एक L1 होती है, एक L2 होती है, तो लोएस्ट रेजोनेंट लेंथ L1 होगी। तो L1 आपको कितना दिया हुआ है, L1 आपके पास है 15 सेंटीमीटर। देन फाइंड द नेक्स्ट रेजोनेंट लेंथ, और आपको क्या निकालना है L2 इज इक्वल्स टू क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन में एंड करेक्शन का जिक्र किया हुआ है तो एंड करेक्शन आपको यूज करना पड़ेगा। तो पहला रेजोनेटिंग कंडीशन क्या होगा, L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू लैम्बडा बाय 4, और दूसरा क्या होगा L2 प्लस ई इज इक्वल्स टू 3 लैम्बडा बाय 4। करेक्ट है, मुझे निकालना क्या है L2, तो L2 प्लस ई इज इक्वल्स टू, देखिए 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 4 की वैल्यू मैं यहां से पुट कर सकता हूं कि लैम्बडा बाय 4 कितना है, देखो इक्वेशन 1 से कितना मिलेगा L1 प्लस ई। आप डायरेक्टली लैम्बडा का फॉर्मूला यूज करके भी कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब वैल्यू पुट कर देते हैं, L2 प्लस ई की वैल्यू कितनी है 1 इज इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ L1 की वैल्यू कितनी है, L1 है तुम्हारे पास 15 और ये कितना है तुम्हारे पास 1, तो ये होगा 3, ये हो जाएगा 16 और इधर होगा L2 प्लस 1, इतना के ये कितना हो जाएगा 8, ओके, और ये हो जाएगा 4 और ये 1 कितना हो जाएगा 5, एंड दैट इज व्हाट, सॉरी 4 हो जाएगा ये 4, एंड दैट इज व्हाट, ये L2 इज इक्वल टू 48 माइनस 1, तो L2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 47 सेंटीमीटर। तो आपकी रेजोनेटिंग लेंथ कितनी मिल जाएगी आपको 47 सेंटीमीटर। क्या बात समझ में आई, ये तुम्हारी सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ थी, आपको L2 निकालना था, L2 प्लस ई इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4 होता है, लैम्बडा बाय 4 की वैल्यू ये है और ये वैल्यू पुट करके हम लोगों ने इसको सॉल्व किया। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं, ठीक है। और लैम्बडा से डायरेक्ट लेते तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1, इससे भी कुछ ना कुछ हो ही जाता था, लेकिन आपको L2 निकालना था ना, ठीक है, इसलिए वो ज्यादा काम में नहीं आता था, तो आप वैसे भी यूज कर सकते हो, ये फॉर्मूला भी आपने याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये है, बोल रहा है इन अ रेजोनेंस ट्यूब
द फर्स्ट रेजोनेंस विथ ट्यूनिंग फॉर्क ऑकर्स एट 16 सेंटीमीटर। जो पहला रेजोनेंस हुआ वो कितने सेंटीमीटर पे हुआ? 16 सेंटीमीटर से। तो L1 इज इक्वल टू तुम्हारे पास कितना है? 16 सेंटीमीटर। एंड सेकंड एट 49 सेंटीमीटर। तो जो L2 आया वो कितना है? 49 सेंटीमीटर। ठीक है। इफ द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस वेलोसिटी की वैल्यू तुम्हारे पास है 330 मीटर पर सेकंड। फाइंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फॉर्क एंड एंड करेक्शन। फ्रीक्वेंसी निकालनी है क्वेश्चन मार्क, और साथ ही साथ में एंड करेक्शन भी आपको निकालना है। तो देखिए आपको n निकालने के लिए हमें पता है, वी ऑल नो दैट v इज इक्वल टू n लैम्बडा हम यूज कर सकते हैं n निकालने के लिए, यानी n मिल जाएगा v अपॉन लैम्बडा करके। v तुम्हें पता है ऑलरेडी, v तुम्हारे पास कितना है? 330, लेकिन लैम्बडा नहीं है। तो यार लैम्बडा निकाल लेते बड़े आसानी से कि लैम्बडा इज इक्वल टू क्या? 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। अब आप बोलेंगे सर एंड करेक्शन तो दिया हुआ है। मैंने पहले बोला एंड करेक्शन का और एंड करेक्शन है या नहीं है इसका लैम्बडा के इस फार्मूला पे फर्क नहीं पड़ता। तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 तुम्हारे पास है 49, L1 तुम्हारे पास है 16। ठीक है। आप चाहो तो इसमें SI में भी कर सकते हो, या पहले निकाल लो इसको। लैम्बडा इज इक्वल टू कितना होगा? 2 टाइम्स ऑफ ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 3, तो लैम्बडा विल बी इक्वल टू 66 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहां पे पुट करेंगे तो आपके पास n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? v की वैल्यू तुम्हारे पास है 330, और ये सेंटीमीटर में है, तो इसको आप मीटर में 66 इंटू 10⁻⁻² ऐसे पुट करोगे तो ये 1 और यहां पे होगा 2, तो n इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये 10 डिवाइड बाय 2 और 10⁻², ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो n विल बी इक्वल्स टू 500 हर्ट्ज। उम्मीद है बात समझ में आई होंगी। एक बार देख लीजिए, कहीं पे गलती हो गई है तो आप चेक कर सकते हो। तो ये मिल गया आपको फ्रीक्वेंसी। अब आपको निकालना है एंड करेक्शन। अब एंड करेक्शन निकालने के लिए हम कोई भी एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कि तुम्हारे पास वेवलेंथ है। ठीक है। एंड करेक्शन L1 प्लस E इज इक्वल टू क्या होता है? लैम्बडा बाय 4। तो L1 तो तुम्हें पता है इट इज 16। एंड करेक्शन आपको निकालना है, लैम्बडा आपके पास है 66 डिवाइड बाय 4। ठीक है। तो यहां से आप आगे सॉल्व करेंगे तो दैट E इज इक्वल टू 66 डिवाइड बाय 4, तो ये हो जाएगा 33 डिवाइड बाय 2। ठीक है। 33 डिवाइड बाय 2 और माइनस कितना हो जाएगा? 16। तो E इज इक्वल टू 33 डिवाइड बाय 2 करेंगे, ये 3 है, हाँ, तो ये हो जाएगा 16.5। करेक्ट। माइनस माइनस यहां पे होगा 16, तो एंड करेक्शन हो जाएगा 0.5 सेंटीमीटर। होप आपको एंड करेक्शन की वैल्यू कैसे आई ये भी समझ में आ गया इस क्वेश्चन में। ठीक है गाइस। आप पीएसपी पॉइंट ऑफ व्यू देखेंगे तो एंड करेक्शन के क्वेश्चन उतने ज्यादा नहीं मिलेंगे आपको। ओके। तो आप इन क्वेश्चन को फिर भी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए आपके बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, जेई हो या आपकी नीट हो। ठीक है। नो डाउट इसके बाद मैं एक सेशन अरेंज करवाऊंगा जिसके अंदर हम पीएसपी करने वाले हैं। आप में से बहुत सारे लोगों ने पीएसपी के क्वेश्चन बनाए भी होंगे, लेकिन उसके बावजूद भी जो नहीं बने हैं वो आपकी क्लैरिटी उसमें आपकी आ जाएगी, और ये चैप्टर्स हमारा वहां पे क्या हो जाएगा? एंड हो जाएगा, ताकि हम जल्दी ऑप्टिक्स में फिर एंट्री करें। चलिए अगला क्वेश्चन है, और दोबारा से आप क्वेश्चन स्टॉप करके खुद भी सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कह रहा है। बोल रहा है द एयर कॉलम which is closed at one end and open at other, यानी क्लोज पाइप की बात हो रही है। रेजोनेंट्स विद द ट्यूनिंग फॉर्क व्हेन द स्मॉलेस्ट लेंथ ऑफ द कॉलम इज 50 सेंटीमीटर। स्मॉलेस्ट लेंथ मतलब L1 की बात हो रही है, वो कितनी दी हुई है? 50 सेंटीमीटर। यार रेजोनेंस ट्यूब का जब एक्सपेरिमेंट होता है तुम्हारे पास दो ही तो लेंथ है, कि L1 और एक L2। L1 विथ एंड करेक्शन लेगा तो L1 प्लस E इज इक्वल टू लैम्बडा बाय 4। इधर वाली सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ लेगा विथ एंड करेक्शन तो L2 प्लस E इज इक्वल टू 3 लैम्बडा बाय 4। ठीक। तो आप उतनी बात तो समझ ही गए होंगे। द नेक्स्ट लार्जर लेंथ ऑफ द कॉलम रेजोनेटिंग विद द सेम ट्यूनिंग फॉर्क इज। ठीक है। तो देखिए आपको एक दी हुई है, आपको नेक्स्ट पूछी है, तो आपको फॉर्मूला पता है ना, L1 इज इक्वल टू क्या होता है? L1 इज लैम्बडा बाय 4। तो लैम्बडा बाय 4 की वैल्यू कितनी है आपके पास? 50 सेंटीमीटर। तो आपको पूछिए सेकंड रेजोनेटिंग लेंथ वो L2, वो कितनी होती है? 3 लैम्बडा बाय 4। तो 3 टाइम्स ऑफ लैम्बडा बाय 4 की वैल्यू कितनी है तेरे पास? 50 सेंटीमीटर। तो ये 50, तो कितना हो जाएगा? 150 सेंटीमीटर। बड़ा आसान क्वेश्चन था और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था। ठीक है। उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होंगी। ठीक है। अगले क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। मैंने लास्ट क्लास में बोला था आपको कि वो एक होमवर्क वाला क्वेश्चन करके वीडियो के नीचे कमेंट करना है। आपने नहीं की, कोई बात नहीं, ठीक है, लेकिन करो। कमेंट नहीं किया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। इसके बारे में सोचिए आप। ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोला गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड द सेकंड इज लेबल्ड एज रीजन। तो एक है असर्शन और सेकंड है रीजन। तो मैंने पहले ही बताया था, एक स्टेटमेंट होगा और एक उसको एक्सप्लेन
लिखता हुआ रीजन होगा। तो पहले हम स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, असर्शन पढ़ रहे हैं। फॉर अ क्लोज पाइप द फर्स्ट रेजोनेटिंग लेंथ इज 60 सेंटीमीटर। तो कोई क्लोज पाइप है जिसके लिए पहली रेजोनेटिंग लेंथ यानी कि L1 कितना दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। द सेकंड रेजोनेंस पोजीशन विल बी ऑब्टेन एट, तो सेकंड रेजोनेंस पोजीशन कितने पे होनी है? देखो L1 अगर 60 सेंटीमीटर है तो L2 कितना होगा 3 टाइम्स ऑफ 60 यानी कि 180 होना चाहिए था, क्योंकि पहली लैम्बडा बाय 4 है तो दूसरी तो 3 लैम्बडा बाय 4 होती है ना, तो 3 टाइम्स होनी चाहिए, जो कि इसके हिसाब से होनी चाहिए थी 180 सेंटीमीटर, लेकिन ये नहीं है। इसका मतलब जो असर्शन दिया है वो गलत दिया हुआ है। उसने बोला L1 60 है तो L2 120 है, नहीं भाई गलत है ये। L1 अगर 60 है तो L2 तो कितनी होनी चाहिए 180 होनी चाहिए थी। ठीक, तो हमारा असर्शन तो हो गया, क्या हो गया, गलत हो गया ये। नेक्स्ट रीजन है कि ना क्लोज पाइप L2 इज 3 टाइम्स ऑफ L1। हाँ तो ये ट्रू है कि क्लोज पाइप के अंदर L2 जो होता है वो 3 टाइम्स ऑफ L1 होता है रेजोनेंस केस में। सो इन दिस लाइट द अबव स्टेटमेंट चूज द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। दोनों ट्रू नहीं है। बोथ A एंड R आर ट्रू एंड R इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A। नो, A इज ट्रू बट R इज फॉल्स। नहीं, R ट्रू है, A इज फॉल्स बट R इज ट्रू। दैट इज ऑप्शन डी। होप आप समझ गए हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पे। बोल रहा है अ ट्यूनिंग फॉर्क विथ फ्रीक्वेंसीज 800 हर्ट्ज प्रोड्यूस रेजोनेंस column tube with the upper end open and lower end closed by water surface. The successive resonance are observed at length this and this. Okay, the speed of the sound in air is। अच्छा, आपको पहली बात तो n दिया हुआ है, वो दिया हुआ है 800 हर्ट्ज। आपको 3 लेंथ गिवन है। L1 रेजोनेटिंग लेंथ है, पहली है 9.75 सेंटीमीटर, दूसरी दी हुई आपको 31.25 सेंटीमीटर एंड तीसरी लेंथ दी है 52.75 सेंटीमीटर। और आपको पूछा है कि स्पीड कितनी होगी साउंड की। यन है, भी निकालना है, तो इसका मतलब लेंथ से हमको क्या निकालना है लैम्बडा। और लैम्बडा हम निकालते कैसे आपको पता है? लैम्बडा का तरीका, अगर आपको 2 लेंथ पता है तो लैम्बडा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस व्हाट L1। तो ये 2 टाइम्स ऑफ L2 की वैल्यू कितनी है 31.25 माइनस L1 की वैल्यू कितनी है 9.75। तो यहां से लैम्बडा मिल जाएगा। इसको सब्सट्रैक्ट करो, 5 माइनस 5 कितना हो जाएगा 0। ये 12 में से 7 जाएंगे, बचेंगे 5, यहाँ पे रिटर्न कर देंगे। 31 में से 10 जाएंगे, वो हो गए 21, तो दैट इज 21.50 और मल्टीप्लाई में रहेगा 2। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो हो गया 0, ये हो गया 0, ठीक है, और ये कैरी रहेगा 21 है तो ये हो जाएंगे 42 और वो 1, ये हो जाएगा 43। तो लैम्बडा मिल जाएगा आपको 43 सेंटीमीटर। लैम्बडा कितना मिल गया 43 सेंटीमीटर। तो v निकालना बड़ा आसान है। आप कैसे निकालेंगे? दैट v इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा। तो v इज इक्वल टू n की कीमत हमने पुट करी, सेंटीमीटर में है तो ये होगा 43 इंटू 10 की पावर -2। मीटर में पुट किया मैंने वो, राइट। और मल्टीप्लाई में लैम्बडा तुम्हारे पास है, सॉरी यन पुट करना था, ये लैम्बडा की वैल्यू पुट कर दी मैंने। अब यन की वैल्यू मैं इधर पुट कर रहा हूं। यन की वैल्यू मेरे पास 8 इंटू 10 रेज टू द पावर कितना, दैट इज 2। तो ये -2 +2 के साथ कैंसिल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, करेक्ट तो लिखा ना हमने? हाँ करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 4, ये 2, 3, 3, 4, 344 मीटर पर सेकंड। दिस विल बी द फाइनल आंसर एंड दैट इज ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्या बोल रहा है देखो, a tuning fork is used to produce the resonance in a glass tube. The length of the air column in this tube can be adjusted by variable piston. A room temperature is 27 degrees Celsius and the successive resonance are produced at 20 centimeter and 70 centimeter column length. If the frequency of the tuning fork is 320 hertz, velocity of sound at air, velocity in sound in air at that temperature, जो पहले बात हुई थी, ठीक है, कितनी होंगी? तो यहाँ पे देखिए टेम्परेचर तो बदला ही नहीं, तो इसका मतलब सारी सिचुएशन आप जनरल तरीके से सॉल्व कर सकते हो। क्या क्या डेटा है तुम्हारे पास? 2 लेंथ है। पहली लेंथ है तुम्हारे पास L1, वो कितनी दी हुई है 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे है, ठीक है। दूसरी लेंथ आपके पास है 73 सेंटीमीटर, L2 तुम्हारे पास है 73 सेंटीमीटर, ठीक है। आपको निकालनी है वेलोसिटी ऑफ साउंड, v इज इक्वल्स टू आपकी तरफ क्वेश्चन मार्क है। फ्रीक्वेंसी ट्यूनिंग फॉर्क की नोन है एंड दैट इज 320 हर्ट्ज, ये 320 हर्ट्ज है। तो v इज इक्वल्स टू n लैम्बडा यूज करेंगे, लैम्बडा निकालना है। तो लैम्बडा कैसे निकालेंगे? लैम्बडा इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ L2 माइनस L1। इसी फार्मूला की तो बात हो रही है कब से, ठीक।
तो यहाँ पे होगा 2, L2 की वैल्यू है तुम्हारे पास 73, L1 है तुम्हारे पास 20, तो बेटा 22 73 में से 20 यहाँ पे चला जाएगा तो बचेगा 53, तो हा विल 6 आणि हा विल 106। क्लियर है? यस, तो लैम्बडा तुम्हारे पास आ गया 106 और ये रहेगा इन सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। हमें पता है v इज इक्वल टू होता है n लैम्बडा, तो हमें चाहिए v, n की कीमत हमारे पास है 320, लैम्बडा की कीमत हमारे पास है 106, लेकिन 10 की पावर क्या लगानी पड़ेगी -2, SI में कन्वर्ट करेंगे तो इसको एडजस्ट कर लेते हैं 32 और ये हो जाएगा 106, ये 1 10 की पावर और वो 2, तो ये 10 की पावर हो जाएगी -1। करेक्ट? तो आप 32 मल्टीप्लाइड बाय 106 आपको करना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, तो ये 106 मल्टीप्लाइड बाय करेंगे आप 32, तो ये हो जाएगा 12, कैरी रहेगा 1, ठीक है, 0 और ये रहेगा 1 और ये रहेगा 2, 0 8 1 0 1 और ये 3, तो ये होगा 2, ये होगा 9, ये होगा 3, ये होगा 3, तो 3392, v इज इक्वल टू 3392, 10 की पावर -1, तो v इज इक्वल टू 339.2 मीटर पर सेकंड। 339 मतलब ऑप्शन बी के काफी क्लोज है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, होप आपको मेरी आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है। अभी हम मूव ऑन कर रहे हैं, सॉरी। तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस है, यहाँ पे हमारा रेजोनेंस ट्यूब एक्सपेरिमेंट खत्म होता है गाइस। ठीक, अब बस सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स का आप बस पीएसपी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बताइए। मैं पीएसपी का तो एक क्लास लूंगा ही लूंगा, लेकिन इसके बाद हम ऑप्टिक्स को पढ़ने वाला है। ठीक है, आज के क्लास में यहीं पे रुकते हैं, आपसे नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।